हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो। ये पोस्टपोन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि पोस्टपोन अगर एग्जाम नहीं हुए तो तुम्हारी बहुत हालत खराब हो जाएगी। एग्जाम्स अपने टाइम पे ही होने वाले हैं, ऐसे नहीं कर रहा पोस्टपोन। तुम पढ़ाई करते रहो बिना रुके बिना थके, ठीक है। एंड इन केस यू फील डीमोटिवेटेड एंड डोंट वांट टू स्टडी, तो मैंने एक सेशन स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया है तुम लोगों के लिए, तो प्लीज उसे सुनो एंड कीप स्टडिंग। आई होप दैट हेल्प्स। इसके रिस्पॉन्स पे तो यही लग रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस पे, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट स्टिल उसको बार बार देखो। आई हैव मोर सच प्लान्स, मोर सच मोटिवेशन, बट इस चीज को देखते रहो। आई विल कीप अपलोडिंग, ठीक है। सो एफटीपी सीरीज में अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट इज द स्कीम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये स्कीम बिल्कुल एडवांस ऑथराइजेशन जैसी है, इसलिए हमें इस पे टाइम कम लगेगा। एडवांस ऑथराइजेशन हमने फर्स्ट वीडियो में समझ ली थी, तो एडवांस ऑथराइजेशन प्लीज अगर आपने नहीं देखी उसको देखो। उसके उसमें वीडियो के लास्ट में 5 मिनट की समरी भी है, तो एग्जाम के टाइम पे बहुत फायदा देगी। 5 मिनट में अगर एक स्कीम खत्म होती है, तो अगर इसमें 5 है तो 25 मिनट में 5 मार्क्स आपके सिक्योर होते हैं, तो बहुत अच्छा है। प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट। सो डी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इसको प्यार से बोलेंगे हम डीएफआई, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई स्कीम में जो डिफरेंस है सबसे बड़ा वो ये है कि एडवांस ऑथराइजेशन हमें तब मिलती है अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है ऑलरेडी। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है तो हमें एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी, हम लोगों को डीएफआई स्कीम मिल सकती है, ठीक है। लेकिन डीएफआई स्कीम के लिए भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि तुम्हारी पास्ट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए एक्सपोर्ट की। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, तुमने अभी तक कोई एक्सपोर्ट नहीं किया और तुम आके गवर्नमेंट को बोलो कि मुझे इंसेंटिव दे दो, तो गवर्नमेंट तुम्हें इंसेंटिव नहीं देगी। ये स्कीम तभी देगी अगर तुम पास्ट में एक्सपोर्ट करते थे और अब तुम गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हो, अभी तुम्हारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो एडवांस ऑथराइजेशन, अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है तो तुम इसमें होगी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ठीक है। डन। अब है क्या ये स्कीम? इस स्कीम को बोला जाता है एक ऐसी स्कीम जो कि है पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी टू इंपोर्ट इनपुट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट टू 20% वैल्यू एडिशन। ये फ्लो चार्ट पूरी स्कीम को समराइज कर देता है, ठीक है। अब अगर हम इस फ्लो चार्ट से ही चलते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम है। सबसे पहले मैंने बोला इज अ पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी। क्या है पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी? पोस्ट एक्सपोर्ट, सॉरी, पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी। पोस्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि तुमने पहले एक्सपोर्ट किया होना चाहिए। इनपुट का इंपोर्ट करने से पहले तुम पहले एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। उस एक्सपोर्ट के बेसिस पे तुम्हें ये स्कीम मिल रही है। तो अगर तुमने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ तो तुम्हें ये स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही तुम्हें ये स्कीम मिल जाएगी तो तुम्हें उसके बाद एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये कि तुम्हारे पास एक्सपोर्ट, तो प्रीवियस परफॉर्मेंस तुम्हारी ऐसी रहनी चाहिए कि तुम एक्सपोर्ट करते हो। सेकंड तुम्हारी क्या, कि तुम्हें जब ये स्कीम मिल जाएगी उसके बाद जो एक्सपोर्ट करोगे वो इसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। सो ये हमारी पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी। एक्सपोर्ट आपका पहले हो रखा है उसके बेसिस पे स्कीम मिलती है, दिस इज पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी। टू इम्पोर्ट इनपुट्स, क्या इंपोर्ट करना है? इनपुट्स। यहाँ पे ध्यान ये देना है, सिर्फ इनपुट लिखा है, कैपिटल गुड्स नहीं लिखा। तो अगर आप कैपिटल गुड्स करते हो, लाते हो, इवन आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपको ड्यूटी फ्री वो नहीं मिलेगा, आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड अदर ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी। गॉट इट? ठीक है। आपको जो भी इनपुट आप परचेज करोगे, कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर रहे, आपको वो गुड्स एग्जैक्टली वैसे ही सेम डिस्क्रिप्शन में सब कुछ सेम रख के, ऑफ कोर्स आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपनी यूसेज के हिसाब से, लेकिन डिस्क्रिप्शन वगैरह जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आप गवर्नमेंट को बताओगे उसमें आप डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं कर सकते। उस कुछ का आपको पूरा समझाना पड़ेगा, जिस हिसाब से इंपोर्ट हुआ है उसी हिसाब से आपको फाइनल प्रोडक्ट में भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको यूज कर सकते हो मैन्युफैक्चर करने में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करने में जो प्रोडक्ट बनाओगे एक्सपोर्ट के लिए उसमें इनपुट का यूज होगा। एंड आपको जैसे ही ये स्कीम मिल जाएगी उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, और आपको जो पैसा मिलना चाहिए वो फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए। डन? कोई डाउट नहीं?
आपको जब आप ये सारी कंडीशंस अभी आप फॉलो करते हो तो आपको गवर्नमेंट बोलती है कि आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ है, आईजीएसटी नहीं लिखा हुआ। यानी अगर आप आईजीएसटी पे करते हो तो आपको आईजीएसटी पे करना ही पड़ेगा, आपको उस पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन आप ये स्कीम ले लेते हो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, यानी बिना ड्यूटी के इंपोर्ट, तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड गाइस प्लीज ये भी ध्यान दो कि यहाँ सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी लिखा है, तो अगर सेफ गार्ड ड्यूटी है या ऐसी कोई और ड्यूटी है, ACD 3137 ऐसी ड्यूटी है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, ठीक है, ऐसी कोई भी ड्यूटी लग रही है तो उस पे आपको एग्जेम्पशन नहीं है, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का है, वहां पे एडवांस ऑथराइजेशन में अलग ड्यूटीज थी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना, उसको वीडियो को सुनो। और यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू एडिशन कितनी होनी चाहिए? 20%। 20% मिनिमम है, आप 20% से ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, 20% से कम करोगे तो आपको स्कीम नहीं मिलेगी। डन। तो अगर अब मैं देखूं मेरी स्कीम और खत्म हो चुकी है, अब उसके कुछ पॉइंट्स बचे हैं बस। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ पॉइंट्स क्या बचे हैं? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब एक्सपोर्ट हमें कब तक खत्म करना है? विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, हमने डेट फाइल कर दिया एप्लीकेशन, ठीक है, हमें स्कीम दे दो। ठीक है, उस स्कीम को जब हमने फाइल कर दिया एप्लीकेशन तो हमें मिलेगी, वो हमें उसी डेट से मिल जाएगी। ठीक है, ये स्कीम जब हमें मिल गई, उसी डेट से मिल गई, तो हमें उसी डेट से अगले 12 महीने के अंदर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस पूरी करनी। डन। चले आगे। अब कुछ की पॉइंट्स पर। की पॉइंट सबसे पहला क्या है कि जो स्कीम है सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए मिलती है जिनका सियोन नोटिफाइड है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सियोन सेटिस्फाइड नहीं है या नोटिफाइड नहीं है तो फिर आपको DFIA स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन में इसका उल्टा था। एडवांस ऑथराइजेशन में था कि अगर सियोन है तब भी मिल जाएगी, नहीं है तो भी मिल जाएगी आपको स्कीम, आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? इशू टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट तो आप कर ही सकते हो दोनों जगह पे, कैपिटल गुड्स नहीं, सिर्फ इनपुट्स। In addition, import of oil, catalyst, which is consumed utilized in the process of production। यानी अगर आप कोई ऑयल ले रहे हो, कैटलिस्ट ले रहे हो, जिसको यूटिलाइज करोगे या कंज्यूम कर दोगे इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस में, तो आप इसको बाद में तो दिखा नहीं पाओगे, अब जो ये यूज हो गया सो हो गया। तो अगर ऐसा कुछ आप यूज करते हो तो आप यहाँ पर उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, हमें उस पर भी ड्यूटी आपसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल नहीं है, लास्ट ईयर फ्यूल भी था, मतलब लास्ट ईयर नहीं, यानी लास्ट स्कीम में फ्यूल भी लिखा हुआ था, यहाँ फ्यूल नहीं है। इट मीन्स अगर आप फ्यूल इंपोर्ट करते हो इन DFIA तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, चले आगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, IGST विल बी पेबल, ये जो अभी हमने ऊपर बात करी भाई। उसके बाद है इशूड ऑन पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस, ये भी हमने ऊपर बात कर ली, फॉर विच सियोन हैज बीन स्पेसिफाइड। ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे आपने पोस्ट एक्सपोर्ट फीचर लिया तो आपको स्कीम मिलेगी कब? पोस्ट एक्सपोर्ट करते हो। क्या ये स्कीम जो आपकी है आप ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल आप ट्रांसफर कर सकते हो, जब आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाए और आपने पैसे रियलाइज कर लिए, ठीक है, तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। एडवांस ऑथराइजेशन ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं कि आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अपनी पूरी कर ली, रियलाइज भी कर ली एक्सपोर्ट प्रोसीड, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको ट्रांसफरेबल DFIA इशू हो जाए। जो मैंने अभी आपको सबसे पहले इनिशियली बताया था कि ये जो स्कीम मिलेगी तब अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट की रही है। तो अगर आपने पास्ट परफॉर्मेंस दी है एक्सपोर्ट की और आपको पैसा भी रियलाइज हो गया तो आप मांग सकते हो ट्रांसफरेबल DFIA। ट्रांसफरेबल DFIA क्यों लिखा है? क्योंकि ये DFIA आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो जब आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए जितना बोला था, जितने इनपुट की परमिशन ली थी, आपके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरे हो गए, उतने इनपुट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, उतना इनपुट यूज नहीं हुआ, तो जो आपकी स्कीम की वैल्यू बच गई, तो ये वैल्यू आप सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब कितने पीरियड में ट्रांसफर कर सकते हो? आपको ट्रांसफर करने से पहले
आपको जो ये स्कीम लेनी है उसका पीरियड पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमें स्कीम लेनी है उसका पीरियड हमें पता होना चाहिए। तो इसको जैसे ही हमें स्कीम मिलेगी, हम 12 महीने तक का एक्सपोर्ट तो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन जब आपका फर्स्ट इंस्टेंस होगा ना, तो जितना एक्सपोर्ट करना है तो हमें ये देखना है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया उससे अगले 12 महीने, ठीक है, ये बीत गए, आपने पैसे भी रियलाइज कर लिए। ठीक है, अब आप अप्लाई कर सकते हो 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, यानी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड विच एवर इज लेटर। यानी अगर आपको ड्यूटी फ्री स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करे हुए आपको 12 महीने हो गए या फिर 6 महीने हो गए आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रियलाइज करने में। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लेटर डेट होगा आपको उसके बाद डीएफआई इशू हो जाएगी। यानी आपने एक्सपोर्ट किया उस दिन से 12 महीने, एंड जब आपने एक्सपोर्ट तो कर ही दिया, 12 महीने हो गए, आपको जो पैसा, जो चीज़ आपने एक्सपोर्ट करी उसके लिए पैसा मिलेगा। जैसे ही वो पैसा रियलाइज हो गया उससे 6 मंथ, इन दोनों डेट से जो भी लेटर होगा उस डेट से आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के लिए, यानी डीएफआई। ठीक है, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जब तुम्हारी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी हो जाएगी और पैसा रिसीव हो गया तो आप इसको किसी और को भी दे सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए भी ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद है आरए शैल इशू ट्रांसफरेबल डीएफआई विद वैलिडिटी ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी हमने डीएफआई स्कीम मिली है उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हमें 12 महीने में पूरी करनी है। तो अगर हमने ट्रांसफरेबल डीएफआई इशू करवाई है तो भी हमें, जिसको भी हम ट्रांसफर करेंगे उसकी वैलिडिटी 12 महीने ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट इस बात। ठीक है, उसके बाद है नो डीएफआई फॉर एक्चुअल यूजर कंडीशन आउटपुट। जो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपको एक्चुअल जितना यूज होगा वो ही रेशो यूज करना पड़ेगा, उसका कोई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो फिक्स नहीं, तो आपको उस केस में ये स्कीम नहीं मिलेगी। जो हमने ऊपर पढ़ा था इनिशियली कि इसका सियॉन फिक्स होना चाहिए, अगर सियॉन फिक्स नहीं है तो ये स्कीम नहीं मिलेगी। यही सेम चीज लिखी है। उसके बाद है DFIA हैज एन ऑप्शन टू प्रोक्योर द मटेरियल इनपुट फ्रॉम इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स, यानी डोमेस्टिक मार्केट से भी इनपुट्स परचेज करे जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इन लिeu ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस रिलीज ऑर्डर AR होना चाहिए, इनवैलिडेशन लेटर या इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो आप डोमेस्टिक कंपनी से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर, अदरवाइज तो आपको बाहर से करना। ठीक है, DFI होल्डर में obtain supplies from EOU, ESTP, BTP, STP, SEZ unit without obtaining ARO notification। अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि आपको डोमेस्टिक कंपनी से लेना है तो आपको ये लेटर लेने पड़ेंगे, ARO लेटर, एडवांस रिलीज ऑर्डर, बैक टू बैक इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर इनवैलिडेशन लेटर, ये आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी से डील करें जो कि EOU, ESTP, BTP, STP, SEZ है तो फिर वहां पे आपको ये ARO और इनवैलिडेशन लेटर की जरूरत नहीं है। ठीक, डन। इसके बाद है कंडीशन फॉर रिडीमिंग ऑथराइजेशन, यानी ये ऑथराइजेशन जब रिडीम करते हैं उसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहला हमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इनपुट एक्चुअली यूज हो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। सबसे पहली पॉइंट क्या करना पड़ेगा, हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो इनपुट्स हमने इंपोर्ट करे थे वो एक्चुअली यूज करें मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। सेकंड, नेम डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनपुट प्रोडक्ट्स वो चेंज नहीं होगा, उसको एग्जैक्टली सेम रखना है। जैसा जब आपने इनपुट आपने इंपोर्ट किए थे, जैसा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जैसा वहाँ नाम है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी वैसा ही जाएगा ताकि वो मैच कर पाए। ठीक है, quantity of input to be allowed under DFI shall be in proportion to the quantity of input actually used। यानी जो आपने जितना इनपुट आउटपुट रेशियो फिक्स कर रखा है, तो जितना आपको इनपुट यानी आपको ड्यूटी उतनी ही मापी जाएगी जितना आपने आउटपुट बनाया हो, तो आपके आउटपुट बेसिस पे, इनपुट आउटपुट रेशियो के बेसिस पे।
प्रोपोर्शनेट कर दी जाएगी। अगर आपने यूज़ नहीं किया, आपने बच गया, उसकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आप पूरी नहीं कर पाए, तो आपको इतना प्रोपोर्शन ही रिफंड मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ इनपुट टू बी अलाउड अंडर डीआईपी, ये तो हो गया। इफ गुड्स आर इंपोर्टेड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन बट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज नॉट फुलफिल्ड, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट इज पेबल। ठीक है, अब क्या किया कि आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिए थे किसमें, एडवांस ऑथराइजेशन में, लेकिन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, तो आपको ड्यूटी और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको इस केस में, आपको ड्यूटी और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी इनपुट परचेज करते हो, कोई भी आप क्या परचेज करते हो, इनपुट अंडर डीएफआई, उसी प्रोपोर्शन में आपको उसकी ड्यूटी माफ करी जाएगी जो वो यूज भी हुई है। यानी जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो है, उसी के केस में आपको ड्यूटी माफ करी जाएगी। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो ये प्रोविजंस हैं वो एसईजेड और सप्लाई अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट को भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने पहली वीडियो में कर ली। वैल्यू एडिशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके अंदर अच्छा चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू एडिशन है, एक्सेप्ट फॉर जेम एंड सेक्टर है, ये जेम और ज्वेलरी के सेक्टर में आपको 20% वाली कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, सेम हमारा लास्ट टाइम की वीडियो जैसा है। मिनिमम वैल्यू एडिशन 12-20% होना चाहिए। वहां पर कितना था, वीडियो देखना, वहां पे कितना था। ठीक है, यू नो दैट। एंड कितना था, यू नो दैट, कितना था, 15% था नॉर्मल केस में और 50% था पी के केस में। ठीक है, उसके बाद ड्रॉबैक भी मिलेगी एज पर रेट डिटरमाइंड एंड फिक्स बाय कस्टम अथॉरिटी। इन केस आपने कोई ऐसा है जो आपने पहले ही इनपुट परचेज कर लिया है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए आप यूज करने वाले हो, तो उसमें तो हम आपको सीधा सीधा वापस नहीं कर सकते, हम आपको क्या करेंगे, ड्रॉबैक वापस। ठीक है गाइस, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ये स्कीम खत्म होती है। इस स्कीम की अब हम क्विकली रिवीजन कर लें एक बार, एग्जाम टाइम पे जो आपके काम आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एफटीपी में सेकंड स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये जो स्कीम है पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी पे मिलती है। किस पे मिलती है, इनपुट को इंपोर्ट करने पे। जो इनपुट आप यूज करोगे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको एक्सपोर्ट कितने टाइम में करना है, विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, कस्टम ड्यूटी की ही आपको बेनिफिट मिलता है, आप सिर्फ कस्टम ड्यूटी आपको पे नहीं करनी, बाकी सारी ड्यूटीज आपको पे करनी पड़ेगी। जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, आपको मिनिमम 20% वैल्यू एडिशन करना है। की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले उन्हीं के लिए ये अवेलेबल है स्कीम जिसका सियोन फिक्स्ड है। अगर सियोन नोटिफाइड नहीं है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। डन। सिर्फ इनपुट परचेज करने, इनपुट अगर आप लेते हो तो कैपिटल गुड्स लेते हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑयल और कैटलिस्ट अगर आप लेते हो और वो कंज्यूम हो जाते हैं तो भी आपको ड्यूटीज पे करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ फ्यूल, अगर फ्यूल आप लेते हो और फ्यूल आपका यूज हो जाता है तो आपको उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पे ही ये इशू होती है, यानी आपको पहले एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस फुलफिल करके दिखानी पड़ती है कि हाँ देखो मेरी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसलिए मैं आपसे पास्ट परफॉर्मेंस जो आपकी अच्छी रहेगी, उस अच्छी रहने के टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद ही आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो डीएफआई के लिए। वो क्या रहेगी, 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, विच एवर इज लेटर। इन दोनों में से जो भी लेटर डेट निकल के आएगी, आप उस डेट से ये डिमांड कर सकते हो कि मुझे दे दो डीएफआई। ठीक है, डीएफआई स्कीम आपकी ट्रांसफरेबल भी होगी, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्सपोर्ट एप्लीकेशन पूरी हो गई है। ठीक है, अगर आपकी एक्सपोर्ट एप्लीकेशन पूरी नहीं हुई है तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपको पैसे भी फॉरेन करेंसी में रियलाइज करने हैं। ठीक है, जब भी आपकी ये डीएफआई इशू होगी, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 मंथ होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। क्यों, क्योंकि आपको 12 मंथ में ही इसको, आपको 12 मंथ में ही एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अपना जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो पूरी करना। डन। एक्सपोर्ट का जब करोगे तो पैसा कैसा आना चाहिए,
फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी। डीएफआई एक्चुअल यूजर कंडीशन इनपुट के लिए नहीं है, यानी उनके लिए नहीं है जिसका सियोन फिक्स्ड है। सियोन जिसका फिक्स्ड है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप डोमेस्टिक मार्केट से भी सामान खरीद सकते हो, लेकिन आपके पास एआरओ होना चाहिए, इनवैलिडेशन लेटर या बैक टू बैक इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इनपुट को डोमेस्टिकली परचेज नहीं कर सकते। डोमेस्टिकली परचेज करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। डन। लेकिन जो सप्लाई आप ईओयू, ईएसटीपी, बीटीपी, एसटीपी, एसईजेड से लेते हो तो आपको एआर या इनवैलिडेशन लेटर देने की जरूरत नहीं। उसके बाद है कंडीशन फॉर रिडीमिंग ऑथराइजेशन। जो ये ऑथराइजेशन मिली है इसको रिडीम करने के लिए क्या कंडीशन है, आपको नेसेसरी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो इनपुट आपने यूज करे मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वो आपने इंपोर्ट किए थे। ठीक है, कि आपने जो इनपुट्स इंपोर्ट किए थे आपने वही यूज करे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए, आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। नेम डिस्क्रिप्शन आप चेंज नहीं कर सकते, इवन दो चाहे वो कैसे भी लगाओ, जो नेम डिस्क्रिप्शन इंपोर्ट करते हो कि वही एक्सपोर्ट में भी जाएगी। Quantity of input to be allowed in the DFI shall be in the proportion to the quantity of input actually used। यानी जितना आपने यूज किया है एक्चुअली इनपुट आउटपुट रेशियो के लिए उतनी ही आपको रिफंड मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा उसी रेशियो में। ठीक है, अगर गुड्स आपने एडवांस ऑथराइजेशन में करे हैं लेकिन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो आपको ड्यूटी और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो प्रोविजंस हैं एसीजेड और सप्लाइड मेड इन द ड्यूटी एक्सपोर्ट पे भी एप्लीकेबल है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम कितना एक्स्ट्रा पैसा लेके आओगे जब आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको कितना लाना है, मिनिमम 20% यहाँ पे। एंड जेम और ज्वेलरी पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मिनिमम आपको लाना है कितना, 20%, इन केस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन 15% और टी के लिए 50%। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, सेकेंड स्कीम पूरी। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जितना ज़्यादा शेयर कर पाओगे, जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी करो। स्पेशली ये नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं। दिस इज बेस्ड ऑन स्टडी मटेरियल ओनली, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ एडिट्स नहीं है, बस एक्स्ट्रा लाइंस जो वहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई थी वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, उनको मैंने हटा दिया, कंसाइज कर दिया 2 पेज में। तो 2 पेज में एक स्कीम रिवाइज हो रही है आपकी, और क्या चाहिए, है ना। ऐसी छोटी सी एक स्कीम हमने एडवांस ऑथराइजेशन करी थी, अब ये डीएफआई है। तो गाइज, इफ यू like this video, do share your feedback and share it with your friends. Subscribe to the channel and stay tuned for the next videos. See ya.